हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्पॉटलाइट विद श्रुति में। आज हमारे साथ आशुतोष गुलाटी सर हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको आकर आज हमारे साथ? बहुत अच्छा लग रहा। आप 2004 से इस प्रोफेशन में हैं, तो कैसा आपका रहा अभी तक की जर्नी और आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे और क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस थी स्टार्टिंग में इस प्रोफेशन को लेकर, और आज जो एक्सपेक्टेशंस बदली हैं, अगर बदली हैं तो फिर क्या बदलाव उनमें आया है, बताइए उनके बारे जी, जैसे कि हमने बताया कि 2003 में मैंने एलएलबी करा डीएवी कॉलेज से। जब हम लोग एलएलबी करके कोर्ट में आए तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन अलग था। हम लोग सोचते थे कोर्ट में आएंगे, बढ़िया पास करेंगे, बड़े बड़े केस मिलेंगे हमें, पर शुरू में वैसा नहीं था। शुरू में तो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम वी हैव फेस, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम हमने देखा। तो उसमें भी हमें बहुत एम्बेरस फील होता था कि बाय दैट टाइम हमारी एज हो गई थी 23-24 साल। तो हमें लगता था कि यार अभी तक हम लोग अपने पैरों में इन तक से स्टैंड नहीं हो पा रहे, क्या करें, लॉ भी कर लिया है, कोर्ट में भी जा रहे हैं, तो अब करोड़ों से पैसे मिलने में हमें दिक्कत होती थी। फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, थोड़े थोड़े केस आगे बढ़ते गए, फिर आगे। इसीलिए मैं ये चुनाव भी शायद इसीलिए लड़ रहा हूँ बार काउंसिल 2026 का, कि मुझे लगता था कि जब ऐसा नए एडवोकेट हम आते थे, हमारे साथ ही जो दूसरे फील्ड में जो बच्चे जाते थे वो एक पैकेज लेते थे, और हम लोगों को एक मिनिमम 3-4 हज़ार रुपये कमाने भी बड़े मुश्किल हो जाते थे, दैट बाय दैट टाइप। तो हमारे को लगता था यार हम लोग दो बड़ी बड़ी पिक्चरें देख के वकील होने थे, तो हमें लगा ये दो क्या हो रहा है, इतने 2-3 साल और निकल गए, हमने तो इतनी बढ़ नहीं रही है। तो फिर धीरे धीरे हमने और मिसलेनियस काम पकड़ने लगा, फिर मुकदमे पकड़ने लगे। पर यही सिचुएशन देख के मुझे लगता है कि नए एडवोकेट्स के लिए हम लोग काम या तो काम जनरेट करें या फिर उन्हें कोई मंथली स्टाइपेंड सिस्टम करे, ताकि उसका इंटरेस्ट रहे लिटिगेशन का। यही सोच के हमारे साथ के कुछ जो लॉयर्स थे, कुछ एडवोकेट्स आए थे बोर्ड में, उसमें से कई लोग छोड़ के चले गए, यार कोर्ट में तो कमाई नहीं हो रही है। तो तब हमें लगा कि कुछ ऐसा हो, हमें काउंसिल पर सपोर्ट मिले, नए लॉयर्स को काउंसिल पर सपोर्ट मिले, या तो काम जनरेट हो या उनके लिए कोई काम रिजर्व हो जाए कि भाई बेलेबल ऑफेंस है, ये लोग करेंगे नए लॉयर्स। ऐसा कुछ मैं सोच के इस चुनाव में लड़ा, क्योंकि हमने अपनी जर्नी ये सब देखा शुरू से आखिरी तक कि अब तो मैंने बहुत केस लड़ लिए, बहुत केस हैं भी मेरे पास। पर एज ए यंग लॉयर जब 4-5 साल हो गए थे, हम लोग बहुत डिफिकल्ट टाइप से गुजरे थे। तो मैं नहीं चाहता कि शायद जो नए लॉयर्स हैं उनके पास अब फिर से वही सिस्टम आए, क्योंकि आज की डेट में सरकार ऑनलाइन करे जा रही है। जी। कई कई सिस्टम से वकील को बाहर करा जा रहा है। सीएससी यूसीसी में शादियां रजिस्टर्ड सीएससी सेंटर कर रहे हैं, वसीयत रजिस्टर्ड सीएससी सेंटर कर रहे हैं, जिन्हें इतनी नॉलेज भी नहीं, शायद एक लॉयर जितनी नॉलेज है सीएससी सेंटर के एम्प्लॉय को कभी नहीं हो सकती, है ना। और वसीयत ऐसी चीज है कि उसमें कभी कोई करेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मायदा टाइप वसीयत आप योग करोगे इम्प्लीमेंट, वो आदमी मर चुका हो, उसमें कोई करेक्शन नहीं हो सकती। तो ऐसा कोई चीज हमें लगता है कि बाय द बार काउंसिल हमें सरकार को बताना चाहिए कि भाई ये चीज आप गलत कर रहे हो। एक तो हम लोगों का काम जा रहा है, दूसरा ये चीज जो लिटिगेंट्स है, जो फाइनल उसके क्लाइंट है, उनका भी नुकसान हो रहा है। तो ये सब सोच के ही मैं इस चुनाव मैदान में कूदा, ताकि कुछ बदलाव करे, कुछ नए लॉयर्स के लिए कोई सिस्टम जनरेट हो या स्टाइपेंड हो। अब हम लोगों की कोई सोशल सिक्योरिटी भी आज की डेट में नहीं। हम लोगों को अगर हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए तो हमें एक प्राइवेट उससे पॉलिसियां लेनी, इंडिविजुअल लेनी पड़ती है, जो कि हर लॉयर नहीं ले सकता आज की डेट पर। अब गवर्नमेंट भी क्या करती है, गवर्नमेंट करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो सीजीएचएस कार्ड बना दिया, स्टेट के लिए गोल्डन कार्ड बना दिया, वकीलों के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना। तो या तो काउंसिल ही फोर्स करे कि भाई, या काउंसिल कोई ग्रुप इंश्योरेंस ले, या काउंसिल गवर्नमेंट को बोले कि भाई आपको हमारे को या गोल्डन कार्ड के अंदर डालो, या किसी सिस्टम और ऐसे हेल्थ सिस्टम में डालो, ताकि बेसिक जो सोशल सिक्योरिटी की चीज है हमारी, एक वकील को अगर आप बैकअप नहीं करोगे, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में इतने बिल पेमेंट करेगा, तो वो कैसे सस्टेन करेगा। बिल्कुल। तो ये इंडिविजुअल की हुनर में डिपेंड है ये पेशा। अगर मैं कर पाया तो मेरे को देख के क्लाइंट आ रहा है, और अगर मैं नहीं आया, मैंने भी फैक्ट्री तो लगाई नहीं है, वो चलती जाए। तो इसलिए हमारी सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। जी सर, बिल्कुल, क्योंकि इसमें तो वही है कि अगर केसेस आ रहे हैं तो फिर आपकी इनकम का सोर्स जनरेट हो रहा है, तो अदरवाइज कोई इनकम नहीं है। तो फिर ये तो एक बेसिक चीज़ होती है। मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने एम्प्लॉयज़ को बेसिक हेल्थ बेनिफिट्स और बेसिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये तो एक इशू है ही। डेफिनेटली होप कि आप अगर इलेक्शंस में जीते हैं तो फिर आप इसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करें। यही तो कुछ बेसिक चीज है जो मैं करना चाहता हूँ, एक नए लॉयर्स के लिए काम जनरेट करना, क्योंकि कई काम इस तरीके से उनके हाथ से अब चले गए हैं जो हमारे टाइम हुआ करते थे। और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस।
हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि बहुत ज़रूरी है कि आप बैकअप के लिए, कि अगर हम कल को बीमार पड़े तो एटलीस्ट हम हॉस्पिटल बिल्स के बोझ तले तो ना दबे। जो हमारे लॉयर्स हैं, जो यंग लॉयर्स हैं या पुराने भी लॉयर्स हैं, हॉस्पिटल बिल्स तो आज की डेट में हेल्थ सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। तो सर मतलब हम देख सकते हैं कि ये कुछ जो आपने प्रॉब्लम्स देखी लीगल सिस्टम में, तो उनके तहत आपने डिसाइड किया कि आप अब सिर्फ प्रैक्टिस काफ़ी नहीं है, अब आपको एक लीडर के रूप में भी सामने आना होगा। एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने 24 साल मेरे को वकालत करते हुए हो गए, सिंस 2003 से लेके आज की डेट में 2026 आ गया। हमारी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब यंग एडवोकेट्स आ रहे हैं, वेब सीरीज देखे, लोगों को लग रहा है कि वकील एक बढ़िया प्रोफेशन है, तो हमें उसकी एक्सपेक्टेशन तो फुलफिल करनी है। अब उन्हीं के साथ ये बच्चे जो होंगे कई लाखों का पैकेज कमा रहे होंगे। आज की डेट में मैं तो 4 जूनियर रख रहा हूँ, जिन्हें पेमेंट कर रहा हूँ 4-5 हज़ार रुपये, पर वो बहुत मिनिमम है, वो उनके आने जाने का ही है। पर ऐसा सिस्टम बनाओ कि या तो जो सीनियर लॉयर है 20 साल एक्सपीरियंस हो गया, वो 2-3 लॉयर को रखें अपने साथ, 3 टर्च को, और उनको पेमेंट करें। कुछ काउंसिल ऐसा सिस्टम करे जिससे उनको भी इंटरेस्ट रहेगा लिटिगेशन में। वो बच्चे रहेंगे ही, वो यंग लॉयर्स रहेंगे, तभी तो हमें आगे लिटिगेशन का क्रीम मिलेगा। वरना अगर वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे तो वो सब छोड़ दे चले जाएंगे। एब्सोल्युटली, दैट इज माई मोटो। दैट्स रियली नाइस सर। और हम होप करते हैं कि आप जीते और आप इन मुद्दों पे काम भी कर। तो सर आप क्रिमिनल, फैमिली और कंज्यूमर जैसे डाइवर्स एरियाज में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आपने जनरल प्रैक्टिस क्यों ऑप्ट करी? आपने कोई स्पेशलाइजेशन क्यों ऑप्ट नहीं करा? आज की डेट में ऐसा देखा जाता है ना कि जैसे किसी का फैमिली का मैटर है, तो हो सकता है उसका कोई क्रिमिनल का भी मैटर हो जाए, है ना। तो क्रिमिनल और कंज्यूमर और जो फैमिली के मैटर है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वकील जो है, लॉ है, एक इंटरप्रिटेशन है। मतलब if you are capable of interpreting the law, that you can deal in all fields of law, not criminal, civil, consumer and family। मतलब अगर आप पेन से इंटरप्रेट करना जानते हैं लॉ को, तो आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। ये मैं यंग लॉयर्स को भी मेरा ये एडवाइस है कि आप शुरू में जब आप आओ तो अभी जनरलाइज काम करो। आप कंज्यूमर भी पकड़ो, आप सिविल भी पकड़ो, आप क्रिमिनल भी पकड़ो, आप काम करो, क्योंकि जब आपके पास काम आएगा तो आप सीखोगे और अलग अलग फील्ड में सीखोगे। आपकी हेल्प करने के लिए सीनियर्स हैं, सब कोई है, तो उसकी आप हेल्प लो और आप काम छोड़ो मत कि मैं बस सिविल का लॉयर हूँ, मैं सिविल करूँगा। ये एटीट्यूड ही होना चाहिए। काम आप ही जब देखते हो, आपके जो जज है या पीठासीन अधिकारी है, उसको भी कभी हाई कोर्ट सिविल कोर्ट देती है, कभी क्रिमिनल कोर्ट देती है, कभी कोई दूसरी कोर्ट देती है, तो वो भी तो करते हैं। इसी तरह लॉयर्स को भी हर फील्ड में एक्सपर्टाइज होना चाहिए। कम से कम 2-3 जो कोर्ट की फील्ड्स हैं उनमें एक्सपर्टाइज होना चाहिए, और उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप अपने करियर का कोई एक ऐसा इंटरेस्टिंग केस या कोई ऐसा फेज शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ, जो कि आपके करियर में टर्निंग पॉइंट की तरह रहा हो? जी जी बिल्कुल। जब शुरू में मैं केस लड़ता रहा, छोटे 138 के मिसरी केस काम करते रहे। फिर 2009-10 में मैं एक एमिकस क्यूरी हमारी लिस्ट बनती है, जिसमें हम एमिकस क्यूरी एक लिस्ट होती है जिसे जो हम मुकदमे लड़ते हैं फ्री लीगल एड देते हैं एक तरह से। तो उस टाइम मुझे एक मर्डर केस मिला, दैट इज़ वे बैक इन 2011। तो वो मर्डर केस जब शुरू में मिला तो मैं कईयों में जाता था कि भाई, पूछता था कि भाई अब फलाना तो आएगा, अब इसमें दरोबाजी आएगी, अब क्या सवाल पूछना है। तो मैंने पहली बार इतना बड़ा केस था, तो मैंने धीरे धीरे पूछ के उनसे किसी से एडवाइस लेके फिर मैं उनसे सवाल पूछता था। ऐसे करते करते फिर क्या हुआ, फाइनली तो 2012 या 13 में वो केस फाइनली, एक मर्डर केस है, ड्राइवर ने किसी का मर्डर करा था, फिर वो केस एक्विटल हो गया। तो दैट मीन्स दैट इज़ अ टर्निंग पॉइंट। उसके बाद शायद इसके बाद मेरे पे सेशन ट्रायल्स की कभी कोई कमी नहीं रही। तो मैं उससे ये सीख भी अगर नए लॉयर्स को ये दूंगा कि अगर आप मेहनत करते रहो, आप ये मत सोचो कि ये डिफिकल्ट है, मैं नहीं कर सकता। आप उसमें हेल्प लो, सीनियर्स के लो, बुक्स के लो, जर्नल्स के लो, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, नेट के लो, पर आप कभी डोंट गिव अप। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिले। तो सर कुछ एक ऐसा इंटरेस्टिंग केस आप शेयर करना चाहेंगे इसके अलावा, जो कि आपको लगा हो कि मतलब होते हैं ना ऐसे केसेस हमारे मतलब आपके जो करियर में आए होंगे कि कुछ इंटरेस्टिंग सा, क्योंकि आप इतने टाइम से इस फील्ड में हैं। एक इंटरेस्टिंग केस ये था, अभी अभी मैं रिसेंटली की बात करूं, वो भी एक मर्डर केस था। उसमें हस्बैंड में एलिगेशन था कि उसने वाइफ का मर्डर करा, और पुलिस का कहना था कि इसने घर में मर्डर करा और बॉडी रेलवे ट्रैक पे फाइल फेंक दी है। उस केस में क्या हुआ कि जो घर में जो मर्डर हुआ, और पुलिस का कहना था कि घर में मर्डर हुआ शाम को 5-6 बजे, ओके। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती थी कि मर्डर हुआ रात को 12 बजे के पास।
और उस केस में ये था कि लड़की, जिस लड़की की मर्डर हुआ, उसकी बहन जो है उसी एक्यूज के घर में 2-3 बार आई। 5-6 बजे, एक कमरे का घर था, तो उसे तो ऐसा कोई सीन लगा नहीं, मतलब वो उसे ढूंढते हुए आए। तो वो लीक नहीं बना पाया कि भाई रेलवे ट्रैक में बॉडी है और घर में मर्डर हुआ है और गला कटा हुआ है, तो ना खून के निशान घर पे है, ना किसी ने बॉडी को ले जाते हुए देखा है। तो वो केस भी एक इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट था। बहुत 2016 से लड़ा, मैं 2025 में डिसाइड हुआ वो। तो उस केस में सोचो, एक्यूज जो है 9 साल बाद एक्विटर हुआ, तो वो 9 साल जो उसने जेल में बिताए, मतलब वो विल पे फॉर इट। मतलब 9 साल एक आदमी क्या प्राइवेट लाइफ उसकी जेल में बीते। अगर वो इनोसेंट था तो आपने उसे 9 साल वो जेल में रह लिया। तो ऐसे कई मैटर हैं जिसमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारा सिस्टम जो है, बहुत चीज़ें इसमें बदलने की जरूरत है। जो बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, वो इन वैल्यू एंड स्पिरिट होना चाहिए, नॉट कि सुप्रीम कोर्ट बोल दे जेल बेल इज अ रूल एंड जेल इज अ तो सर जो ये क्रिमिनल डिफेंस और एक एंटिसिपेटरी बेल जो होती है, इसको भी काफ़ी नेगेटिवली देखा जाता है अगर पब्लिक आय से देखें तो इस पे आपका क्या कहना है? में आप इसको नेगेटिव वे में ना देखें। अब ये देखें कि कोई एक आदमी है, एक सोसाइटी में रह रहा है, अगर उस पर कोई फॉल्स एलिगेशन कोई लेवे कर दे कि भाई इसने मेरे साथ छेड़छाड़ करी, मेरे साथ भी गलत काम करा या मेरे साथ फ्रॉड करा, और सपोज करो वो इनोसेंट है, उसके पास भी अपने एविडेंस का प्रूफ है, तो कोर्ट ने इसीलिए उसे, हमारे कानून ने प्रोविजन दिया एंटीसिपेटरी बेल का, कि भाई जेल जाने पे जो जिल्लत हो जाती है आदमी की, वो तो कभी इट इज़ नॉट, मतलब उसको आप वापस नहीं कर सकते यार। जेल में जाएगा एक आदमी, मतलब नोबडी सी आफ्टर 5 years वो एबिटल हो गया, वो छूट गया, नोबडी विल सी। पर वो जेल गया, दैट इज अ मैटर ऑफ टाउन, दैट इज द टॉप ऑफ द मोहल्ला एंड टॉप ऑफ द लोकेलिटी। तो इसीलिए एंटीसिपेटरी बेल का इसलिए प्रोविजन कानून में करा कि भाई आप बेल मिल जाएगी तो आदमी कानून पूरा फेस करेगा ट्रायल को, कहीं भाग तो नहीं रहा है, कम से कम उसको जेल जाने से तो बच रहा है। अगर उस पर एविडेंस है इतना उसकी इनोसेंस का, तो उसको नेगेटिव में देखने का कोई मतलब नहीं है। सर आई थिंक ये नेगेटिवली इसलिए भी देखा जाता है एक तरीके से, क्योंकि कई बार जो इतने मतलब जो क्रिमिनल्स जो होते हैं, वो कई बार इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं, जो एक्चुअल क्रिमिनल्स होते हैं, जिन्होंने एक्चुअली सीरियस क्राइम्स करे होते हैं। नहीं, हमारा कानून क्या कहता है? हमारा कानून कहता है कि 100 क्रिमिनल बताए पर किसी इनोसेंट को सजा नहीं हो। वो तो कोर्ट देखेगी कि भाई एविडेंस कितना है, उस हिसाब से एंटीसिपेटरी बेल अलाउ करेगी या डिसअलाउ करेगी। सर जो ये फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, इनमें इमोशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो फिर आप इस टाइम पे जो एक बैलेंस क्रिएट कैसे करते हैं लीगल लॉजिक और इमोशंस के बीच में? देखिए, ये तो बहुत होता है मैट्रिमोनियल केस अगर आप लड़ें तो कई बार हस्बैंड वाइफ का झगड़ा जो होता है, वो सोचते हैं कि जो हम लोग तो ठीक है, पर ये वकील लोग लड़वा रहे हैं हमारे। कई बार मैट्रिमोनियल केस में ये देखा जाता है, क्योंकि कई बार कई बार तो हम मेडिएशन करते हैं कि भाई ऐसी कोई बात है नहीं, छोटी छोटी बातों में लोग कोर्ट में आ जाते हैं तलाक लेने के लिए। ऐसी कोई बात अगर इनकी ढंग से काउंसलिंग की जाए तो ऐसी कोई बात होती नहीं है। पर जब बात की पड़ती है तब इन्हें लगता है कि भाई ये जो वकील है ना, यही दुश्मन है हमारा, मतलब दैट शॉट डॉट बिट है। मतलब इस तरह मैट्रिमोनियल मैटर में तो कई बार कोशिश करता है कि काउंसलिंग हो, कोर्ट भी कोशिश करते हैं काउंसलिंग हो, घर बस जाए, द कोर्ट लास्ट टाइम तक कोशिश करती है, कोर्ट भी कोशिश करती है, हम लॉयर्स भी कोशिश करते हैं कि भाई डिवोर्स है एक्सेप्शन ही है। अगर आप डाइवोर्स भी हो तो वो म्यूचुअल हो, बजाय कि आप लड़ते रहो कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे करते रहो। अगर डिवोर्स ही है, अगर आपके नहीं विचार मिल रहे तो म्यूचुअल डिवोर्स का ऑप्शन है। सर एक रैपिड फायर करते हैं छोटा सा, जिसमें दिस और दैट आपको चूज करना होगा, या ये हो। ओके, तो सिविल लॉ या क्रिमिनल लॉ? क्रिमिनल लॉ। ओके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, आर्ग्यूमेंट या ड्राफ्टिंग? सेटलमेंट या फुल ट्रायल? फुल ट्रायल। ओके, स्ट्रिक्ट जज या लीनियंट जज? ऑफ कोर्स लीनियंट जज। बुक्स या कोर्ट रूम एक्सपीरियंस? बुक्स। ओके, क्लाइंट इमोशंस या लीगल लॉजिक? लीगल लॉ। ओके, मॉर्निंग हियरिंग्स या लेट इवनिंग वर्क? नो इन बिटवीन, आफ्टरनून। ओके सर, दैट वाज रियली नाइस। तो सर वैसे आजकल जो हम देख रहे हैं, एक जो डिजिटलाइजेशन की वजह से जो अब हमारे जो ऑनलाइन एविडेंसेस अब हम लोग कोर्ट में लेकर जा सकते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट्स हो गया, व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स हो गए, या फिर व्हाट्सएप चैट्स हो गई, तो फिर ये क्या लीगल सिस्टम में क्या ये इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर ये कोई एथिकल चैलेंज इसमें आ रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। इसमें भी कई चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि एविडेंस एक्ट हमारा कहता है कि भाई अगर आप व्हाट्सएप चैट और वो दो तो आपके पास 65 का एविडेंस एक्ट में सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। एक सर्टिफिकेट भी अगर आप प्राइमरी एविडेंस के रूप में दे रहे हैं तब उसका डिफरेंट प्रोसीजर है, अगर आप व्हाट्सएप चैट दे रहे हैं तो दूसरा है, आप सीसीटीवी फुटेज दे रहे हैं तो दूसरा है, आप सीसीटीवी का पेन ड्राइव दे रहे हैं तो दूसरा है। कई चैलेंजेस हैं इसमें भी, अभी इस पर टाइम लगेगा
क्योंकि लोगों को समझने में और कोर्ट को भी इसको एक्सेप्ट करने में अभी इट विल टेक टाइम। ओके। तो सर जो हमारा एडजर्नमेंट कल्चर है उसको उसके लिए एक ये इमेज है कि उसको जानबूझकर यूज़ किया जाता है डीले के लिए। तो वो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस बात से तो मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है, क्योंकि हर आदमी के अपने अप्स एंड डाउन्स, अपने घर के काम, बाहर के काम होते हैं। हमें देखा जाता है कि कई बार अब कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर छुट्टी में चला गया, बच्चा बीमार है, वो दैट दे इंटेंड दे कैन गो, बट अगर वकील बीमार है, बच्चा बीमार है, या बच्चे के स्कूल में पीटीएम है, तब हमारी कई बार एडजॉर्नमेंट कैंसिल हो जाती है। या फिर तो उसी व्यू में हमारे को शायद वकील की भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी उसकी भी दिखते हो, उसी हिसाब से देखो जिस हिसाब से आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर की देखते हो। तो हमारे में तो कोई सीसीएल और सीसीएल नहीं होती, कोई लीव नहीं होती। तो हमें कोई बच्चे के स्कूल में जाना है, कोई बच्चा बीमार है, तो हम उस टाइम एडजॉर्टमेंट हम लोग भी बहुत एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में पुट अप करते हैं। नॉट इन एवरी उसमें ऐसे नहीं करेगा। अगर वकील ऐसे एडजॉर्टमेंट डालेगा तो क्लाइंट भी उससे चला जाएगा। वकील बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस जब क्रिएट हो जाते हैं तभी एडजॉर्टमेंट देता है, क्योंकि उसके बाद ये परेशानी हो गई है। तो उसको ऐसा नहीं होता कि अब उसको एज अ वे ऑफ की लिंगरिंग होता केस आप नहीं बांध सकते, तब कई बार सिचुएशन बन जाती है। सर वैसे देखा जाए तो आज का जो यूथ है उसका जो ट्रस्ट है लीगल सिस्टम पे वो काफ़ी कम होता जा रहा है। तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही तो एक गलत चीज़ है कि भाई ट्रस्ट क्यों कम हो रहा है हमारे सिस्टम में। कुछ इसमें कमियां हैं कि भाई एक आम इंसान जो है वो सोचता है कि मैं रिपोर्ट करने जाऊंगा तो उल्टा मैं ही परेशान हो जाऊंगा, पुलिस वाला मेरे से ही 50 सवाल पूछेगा। तो कई बार क्या होता है, विक्टिम या कंप्लेनेंट भी जो होता है ना, वो भी थाना चौकी जाने से बहुत डरता है। इस वजह से शायद वो क्राइम जो है वो एक्सक्रेट हो जाता है, क्योंकि जब रिपोर्ट नहीं करेगा तो फिर वो जब मुझसे कोई आवाज़ हुआ उससे रिपोर्ट नहीं करी, वो सोचा मैं पुलिस में अभी जाऊंगा तो पुलिस वाला बोलेगा कि भाई अभी तो क्राइम हुआ नहीं। जैसे कई बार मैं अपना एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, कई बार मैं देखता हूँ कि बड़ी तेजी से गाड़ियाँ जाती है, तो मैं कई बार 1-2 बार मैंने 112 पे डायल करा। मैंने कहा साहब ये फलाना फलाना नंबर की गाड़ी जो है ये बहुत तेज जा रही है, आगे एक्सीडेंट होगा। तो आप बिलीव नहीं करोगे मुझे क्या रिस्पॉन्स बनता है कि साहब आपके क्या चोट लगी? मैंने कहा नहीं। क्या आपकी गाड़ी में लगी? नहीं। तो फिर ठीक है हम दिखा देंगे। तो मतलब उसका कभी उसका और फिर मैसेज आता है आपके आधे घंटे बाद, योर मैटर इज रिजॉल्व, सो एंड सो नंबर, योर कंप्लेन नंबर दिस एंड दिस इज रिजॉल्व। तो अब ये सिस्टम हमारा ऐसा हो गया कि आदमी रिपोर्ट करने में डरता है कि कहीं मेरे को ये अगर मैं 10 बार ऐसी रिपोर्ट करूँ जो सामाजिक है, जो मेरे से रिलेटेड नहीं है, किसी आम आदमी को दिक्कत हो रही है, तो कल को ये मेरा ही ब्लॉक कर देंगे कि भाई आप ही हर बार 112 में कॉल करके ऐसी बातें बता रहे हो, हमारा टाइम खराब कर रहे हो। तो आदमी इसीलिए हमारे देश में कहते इसलिए आदमी रिपोर्ट नहीं करता। और सर जैसा आपने बोला भी इससे पहले कि वो टॉक ऑफ द मोहल्ला बन जाता है, तो वो भी एक चीज़ है कि अगर किसी को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं तो सबसे पहला तो डर यही रहता है लोगों के, आम आदमी के मन में, कि उसे कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े। और ये तो एक चलन है ही कि जूते घिस जाते हैं लेकिन केस में कोई डिसीजन नहीं आता। डरता है। अब मैं सोचता है मैं रिपोर्ट कराऊंगा तो कल को पुलिस वाले दूसरे पार्टी को बुलाएंगे, उससे बोलेंगे भाई तू भी इसके खिलाफ एप्लीकेशन दे दे, तू भी रिपोर्ट कर दे। तो आम आदमी जो काम पे जा रहा है सुबह से शाम तक, वो सोचता है मैं तो इसी चक्कर में रह रहूंगा कि भाई देख अपने भी जमानत कराऊंगा, अपना मुकदमे के लिए भी वकील करूंगा। तो ये जो सिस्टम है इसको कई बार हम लोगों ने कोशिश करी कि भाई सही हो, मैं लीगल एड में भी रहा, पर ये सिस्टम जब तक आप प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट इसको सही नहीं करेगी, पुलिसिंग को सॉफ्ट स्किल नहीं देगी, तब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होने वाला। बहुत बहुत काम करने की जरूरत है इसमें कि लोग रिपोर्ट करें, क्राइम तो रिपोर्ट करें। आई थिंक सर जो इंडिया में एक जो वीआईपी कल्चर है कि अगर आपके कोई चाचा विधायक हैं तो फिर आप आराम से बच जाएंगे अगर आपके खिलाफ किसी ने केस कर भी दिया तो। जब तक बात कोर्ट में नहीं आती ये सब चीज़ें तब तक है। कोर्ट के लिए सब बराबर है, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो। कोर्ट में जो वकील एक तरफ से खड़ा होगा वो पूरा दम लगाएगा, दूसरी तरफ से खड़ा होगा वो पूरा दम लगाएगा। कोर्ट जो है वो न्याय करने के लिए बैठी है, चाहे फिर कोर्ट नहीं देखेगी इसका चाचा है, मामा है। आधे केसेस तो पुलिस स्टेशन में, जैसा आपने भी बोला कि वो लोग बोलते हैं कि अगर आपको कुछ दिक्कत नहीं हुई है तो फिर आप रहने दीजिए, तो फिर ये सेम इस चीज़ में भी हो जाता है कि पुलिस आगे बढ़ने नहीं देती है कि। ये हार्ड फैक्ट है, हमें इसको रिजॉल्व करना चाहिए एज अ हम सिटीजन है कंट्री। तो फाइनली सर आप इतने सालों से इस प्रोफेशन में रहे हैं, तो आज भी इतने एफिशिएंटली प्रैक्टिस करने में और अभी भी इस प्रोफेशन में टिके रहने में आपको क्या चीज़ मोटिवेटेड रखती है? अभी इस प्रोफेशन में सबसे अच्छी बात है कि मैं कई बार लोगों के फ्री मुकदमे भी करता हूँ, बहुत लोगों के फ्री मुकदमे लड़ता हूँ। जब किसी को फ्री मुकदमे में छुड़वाता हूँ ना, जैसे किसी का भी मैं मुकदमा लड़ाई, एक मैं तो करके एक क्लाइंट था हमारा, उस पे रेप का चार्ज था। तो जब वो उसका कोई घर बार कोई नहीं आता था, ना कोई उसके घर से कोई आता था,
तो आज जब मैंने 5-6 साल बाद जब मैंने अपने लिटिगेशन से छुड़वाया ना, तो वो जो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है ना, उसको आप किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। उसको ना पैसे से कंपेयर कर सकते हो, ना किसी भी चीज़। तो ऐसी चीज़ें मोटिवेट करती है, रोज़ नए चैलेंजेस होते हैं। लोग आप पे जब आप मुकदमा जीत जाते हो या मेहनत भी करते हो, कई बार हो सकता है नहीं जीत पाते, तब के लोग बोलते हैं, नहीं आपने बहुत मेहनत करी, मतलब यू हैव डन एक्सेप्शनली गुड, कोई बात नहीं, रिजल्ट कुछ भी हो। तो वो चीज़ें हमें इंस्पायर करती है कि भाई लेट गोइंग, लेट अपना काम करे जाए, आगे रिजल्ट कुछ भी हो। तो सर यंग एडवोकेट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? मेरी तो यही एडवाइस है, अपना काम पूरे ईमानदारी से करो, मेहनत से करो। और लिटिगेशन और ये लॉ की फील्ड ऐसी है कि इसमें आप फीस मत देखो शुरू में, आप पूरी मेहनत करो। फील्ड जो काम मिल रहा है उसे पकड़ो, सीनियर से पूछो, बजाय डोंट रिलाई ऑन चैट जीपीटी एंड गूगल। आप सीनियर से पूछो, किसी की जूनियरशिप करो, नहीं भी कर ले तो आप किसी सीनियर से एडवाइस लो, उसका मुकदमा भराओ और पूरी मेहनत से काम करो, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। अगर हम काम करने वाले लोग हो तो आपको इस फील्ड में मतलब स्काई इज द लिमिट। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, काफ़ी नॉलेज मिला हमें। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बिल्कुल जो आप चाह रहे हैं काम करना आगे इस फील्ड में, उसमें आप सक्सेसफुल रहें। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे।